Good morning, everyone. Today we will discuss antiarrhythmic agents. So let's start the chapter. Firstly, what is arrhythmia? एरिथमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो नॉर्मल सीक्वेंस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होती है, जिसे हम रिदम बोलते हैं, वो रिदम जो है उसका कंट्रैक्शन जो होता है मायोकार्डियल पार्ट में हार्ट के, वो एबनॉर्मली वर्क करने लग जाता है। वो एबनॉर्मली जो हार्ट बीट है या रेट है, इम्पल्स रेट है, वो यदि एबनॉर्मल तरीके से इम्पल्स जनरेट होने लग जाती है, जो कि कंडक्शन प्रॉपर ना होने की वजह से मायोकार्डियल पार्ट में प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से जो हार्ट नॉर्मली हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है वो प्रॉपरली नहीं होती, और इसे पेसमेकर के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। पेसमेकर ऐसे नोड पे इम्प्लांट किया जाता है, और इस ऐसे नोड के थ्रू स्पेशलाइज जो सेल्स होती है, जो स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है मायोकार्डियल पार्ट में, वो पोटेंशियल रेट जो कि होना चाहिए 100 से 110 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, उस बीट्स पर मिनट की रिदम को पेसमेकर के थ्रू हार्ट में नॉर्मली मेंटेन करने का काम वर्क किया जाता है। एरिथमिया वो सिचुएशन होती है जहाँ पे जो रिदमिक सिचुएशन होती है हार्ट के कंट्रैक्शन की वजह से जो पैदा होती है, वो यदि प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाती या मेंटेन नहीं है, तो उस कंडीशन को एरिथमिक कंडीशन बोलते हैं। जब रिदम प्रॉपरली नहीं, उससे एरिथमिक सिचुएशन बोले। एरिथमिया और रिदमिया जो है रिदम को डिनोट करता है। रिदम यदि प्रॉपर है हार्ट बीट की, देन दिस इज कॉल्ड रिदमिक इम्पल्स, एंड इफ द इम्पल्स रेट और इम्पल्स बीट per minute is not in normal situation, then this is called arrhythmic or arrhythmia situation. So this is called arrhythmia. जहाँ तक बात की जाती है रिदम की, तो रिदम में ये है कि वेगू नर्व जो होती है वो सिंपैथेटिक सिस्टम का एक टेस्ट किया जाता है, जिसे वेगुटोन टेस्ट बोला जाता है। इस वेगुटोन टेस्ट के थ्रू हार्ट रेट जो है वो साइनस रिदम के, नॉर्मल साइनस रिदम जो होना चाहिए वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। लेकिन यदि किसी वजह से ये साइनस की जो रिदम है ये इस पर्टिकुलर रेंज से कम होती है, तब इसे साइनस ब्रेडिकार्डिया, और यदि 60 to 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है साइनस की ये जो रेंज है जो हम बोल रहे हैं साइनस रिदम की, देन इसे साइनस रेट्स को साइनस ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं। सो साइनस रिदम को नॉर्मली कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आर्टीरियल और वेंट्रिकुलर रिदम को, अब ये जो आर्टीरियल और वेंट्रिकुलर रिदम है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, जिससे ऐसे नोड डिपोलराइज करता है टिश्यू को, और इस आर्टियल कंस्ट्रक्शन को सेग्रेट आउट करके, डिपोलराइज करके नोट डाउन करता है या ऑब्जर्व करता है ऐसे नोड, ताकि साइनस की जो रिदम है वो कंट्रोल मैनर में रहे, बोथ आर्टीरियल एज वेल एज वेंट्रिकुलर रिदम जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। सो ये ऐसे नोड इसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन हो गई। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हमने एंटी रिदमिक कंपाउंड क्या होते हैं, एंटी रिदमिक कंपाउंड्स में रिदम कैसे प्रोड्यूस होती है, और एरिथमिया कंडीशन क्या होता है उसको डिस्कस किया। अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शन देखें कि नॉर्मली जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक लार्ज फंक्शन है और लार्ज फंक्शन ऑफ एक्शन है, क्योंकि ये सिग्नल जनरेट करता है जिसको पेसमेकर जो है वो यूजुअली क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और इस तरीके से नॉर्मल ड्यूरेशन और पोटेंशियल जो होता है वो नोट डाउन होता है। अगर कार्डियक एक्शंस पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट होता है पुरकेंजे फाइबर से,
जो कि हार्ट के अंदर होते हैं। अगर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली -19 MV से कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो जो आउटसाइड ऑफ सेल्स होता है वो कंट्रैक्शन जो होता है वो चेंजेस हो जाता है, उसमें चेंज आ जाता है। और इस तरीके से जो चेंजेस होता है, इस ट्रांसमेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल को क्या किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है रिवर्स होता है और इनसाइड मेम्ब्रेन होता है, और रेपिडली जो होता है पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में जनरेट होता है, आउटसाइड भी और इनसाइड भी, जिसे कि हम मेजर करते हैं। जो भी चेंजेस होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, रिकवरी की जाती है उसकी एक्साइटेशन से रेस्टिंग पोटेंशियल तक। जो चेंजेस होते हैं उनको 5 फेज़ में डिवाइड किया जाता है। ये जो चेंजेस होना है डिपोलराइजेशंस के थ्रू, और जो हार्ट बीट इस वजह से जनरेट होनी है। पहला फेज़ होता है जीरो फेज़। फेज़ जीरो जो रिप्रेजेंट करता है वो डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जितनी भी ट्रांस मेम्ब्रेन होती है उनमें पोटेंशियल जनरेट होता है और रिवर्सिबल फेज़ में जनरेट होता है, जिससे डिपोलराइजेशन होता है। फेज़ 1 से 3 तक जो डिफरेंट स्टेट होती है उसमें रिपोलराइजेशन होता है, और फेज़ 4 जो होता है उसमें रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू। अब इंडिविजुअल फेज़ को यदि हम डिस्कस करें तो फेज़ 0 जो है वो एक रैपिड डिपोलराइजेशन स्टेज कहलाते हैं, जहाँ पे परमेबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की, वो सोडियम आयन के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ जाती है, और सोडियम रैपिडली इंटर्स हो जाता है सेल के अंदर। और जैसे ही सेल्स के अंदर सोडियम एंटर होता है रैपिडली, there will be the change of concentration of different ion, and this process is called depolarization. So depolarization occur हो जाता है। फेज़ 1 में आयनिक शिफ्ट होता है, जो फेज़ 0 में प्रोसेस हुई उस वजह से फेज़ 1 में रिजल्ट जनरेट होता है, आयनिक शिफ्ट होता है। इस आयनिक शिफ्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और सोडियम का जो इन्फ्लक्स होता है वो इन्फ्लक्स क्लोराइड के इन्फ्लक्स और पोटेशियम के इन्फ्लक्स के तुलना में कम होने लगता है फेज़ 1 में। सोडियम का इन्फ्लक्स कम होगा, और क्लोराइड का और पोटेशियम का इन्फ्लक्स एज प्रोस्पेक्ट ऑफ सोडियम इंक्रीज होने लगेगा फेज़ 1 में। फेज़ 2 में फेज़ 2 को प्लेटिव फेज़ कहते हैं। इसमें प्रोसेस जो होती है या मूवमेंट जो होता है, इनवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है कैल्शियम का, वो रैपिडली होने लगता है, और कैल्शियम के अलावा दूसरे आयंस जो होते हैं उनका मूवमेंट स्लो होने लग जाता है। कैल्शियम जब रैपिडली ट्रिगर्ड आउट होता है तो इनवर्ड मूवमेंट जो सोडियम का होता है वो फेज़ 0 में फेज़ 0 में ज़्यादा होता है, और यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट कम होने लग जाता है सोडियम का। और इस टाइम के साथ साथ क्या होता है, इफ्लक्स होता है, पोटेशियम का जो बैलेंस है वो इन्फ्लक्स होकर कैल्शियम के बैलेंस को इंक्रीज करता है, और इस वजह से थोड़ा सा या थोड़ा ज़्यादा या बिल्कुल भी नहीं मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंजेस होने लग जाता है। ये सारी जो स्थिति होती है, ये सारी कंडीशन जो होती है वो फेज़ 2 में होती है। थर्ड जो फेज़ होता है फेज़ 3 में इनिशिएशन होता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स स्लो डाउन होता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कंटिन्यू कपल डाउन होता रहता है और इफ्लक्स करता है पोटेशियम को, जिस वजह से क्या होता है, पोटेशियम जो होता है वो रिस्टोर्स हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, एंड नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल लेवल जनरेट होने लग जाता है। लास्ट फेज जो होता है जिसे फेज़ 4 कहते हैं, इसके अंदर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो होता है वो रिस्टोर हो जाता है, जिससे आयंस जो है प्रॉपरली फ्लो होने लग जाते हैं, जिससे लोकल कंस्ट्रक्शन होने लग जाता है, और जिस वजह से जो आयन का मूवमेंट है वो सोडियम के इनिशियली इंटर होने के साथ, सेल में इंटर होने के साथ कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ाता जाता है, और फाइनली पोटेशियम का इन्फ्लक्स भी प्रॉपर होने लग जाता है। सो इस तरीके से इस स्टेज को हम रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, और इस तरीके से चारों स्टेज जब कंप्लीट हो जाती है, सो देयर विल बी द
फॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स और पोटेंशियल जनरेशन, पोटेशियम जनरेट होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, जिस वजह से इम्पल्स जनरेट होगी और इस इम्पल्स को हम हार्ट बीट बोलेंगे, जो कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगी। ये कॉन्ट्रैक्शन आर्टेरियल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, और ये हार्ट बीट एक पर्टिकुलर रेंज में रहने पे एरिथमिक कंडीशन नहीं होती है। और अगर ये हार्ट बीट कम या ज़्यादा हो जाती है 60 to 100, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं 60 to 110, उससे कम या ज़्यादा होती है तो साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड साइनस ट्रेकिकार्डिया कंडीशन प्रोड्यूस होती है, और इसी कंडीशन को हम एरिथमिक कंडीशन कहते हैं। और इस एरिथमिक कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग दी जाती है, उन ड्रग को हम एंटी एरिथमिक एजेंट्स या एंटी एरिथमिक ड्रग्स कहते हैं। सो ये सारी बात हो गई फिजियोलॉजी की। ये हम फिजियोलॉजी को नॉर्मल इलेक्ट्रो डायग्राम के थ्रू हम फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं कि साइनो आर्टिकुलर नोड जो होता है वो आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड जो होते हैं, दो नोड होते हैं हार्ट के अंदर, एसए नोड और एवी नोड। उस एवी नोड के ऊपर आर्टीरियल को नोट डाउन करते हैं। ये फेज इंटरवल है, जिसे पी क्यू इंटरवल बोला जाता है, और पी से आर, पी से क्यू, क्यू से आर, और आर से एस, और एस से टी। दिस इज़ द फुल इलेक्ट्रोडायग्राम ऑफ अ हार्ट बीट। सो इसे QRS कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। आर से लेके टी एस तक के फेस को QRS, क्यू से लेके एस तक के फेस को QRS कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जहाँ पे जो Q होता है वो जीरो टाइम फेज है, जिसे PQ इंटरवल बोला जाता है। P पे आर्टीरियल डिपोलराइजेशन होता है P पॉइंट पे। Q पॉइंट पे जाके ये जो है PQ इंटरवल कहलाता है। इस इंटरवल को रेस्टिंग फेज बोलेंगे। Q से R तक जो होगा वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा। इसके पहले आर्टीरियल डिपोलराइजेशन हुआ, फिर वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन होगा, एंड देन R to S जो होगा वो डाउन फेज रहेगा। इस डाउन फेज को हम R से S वाले फेज को हम वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बोलेंगे। Q से R वाला जो फेज होगा वो इंटरवल कहलाएगा, और उसके बाद एस से लेके टी तक का जो फेज होगा उसे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बोलेंगे। सो बेसिकली आर्टीरियल डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, फिर वेंट्रिकुलर, फिर रेस्टिंग फेज आएगा, फिर रेस्टिंग फेज के बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन आएगा, फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन आएगा, और इस बीच में ST सेगमेंट और PQ इंटरवल होंगे, और QRS कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, जिस वजह से एसए नोड और एवी नोड में इम्पल्स जनरेट होगी, हार्ट बीट जनरेट होगी। इस इम्पल्स को नोट डाउन किया जाता है एसए नोड के द्वारा और एवी नोड के द्वारा, और इन आर्टिलियर और वेंट्रिलियर कॉन्ट्रैक्शंस को हम बीट फॉर्मेशन बोलते हैं। और इस बीट को बीट के कॉन्ट्रैक्शन को यदि हम नोट डाउन करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड रिदमिक कंडीशन ऑफ हार्ट। एंड इफ एनी abnormality will be occur in this heartbeat or this particular section, then this is called anti-arrhythmic. This is called arrhythmic situation, and when we will use different kind of drugs to treat this arrhythmic condition, then this drug is called anti-arrhythmic agents or anti-arrhythmic drugs. So ये हम फेज़ 1 और फेज़ 2 और फेज़ 4 तक के कंसंट्रेशन को एक नॉर्मल कार्डियक एक्शन पोटेंशियल ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, जहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने टाइम को लिया, और हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट टाइम जोन लिए 100 से 90, 50 इन 0 इन पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स पे हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि फेज़ के कंसंट्रेशन को देखें कि फेज़ 0 जो होता है उसमें सोडियम आयन का कंसंट्रेशन इंटरनली या सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। फेज़ 1 के अंदर पोटेंशियल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। फेज़ 2 में कैल्शियम आउटसाइड जाएगा, पोटेशियम इनसाइड जाएगा, डिपोलराइजेशन होगा। फेज़ 3 में पोटेशियम अंदर की तरफ जा रहा है सेल मेम्ब्रेन में, इनर साइड, और फेज़ 4 में जाके ECF एंड ICF जनरेट हो रहा है, कार्डियोग्राफ फोर्स एंड इंटरनल एक्सटर्नल कार्डियक फोर्स एंड इंटरनल कार्डियक फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो फेज पोटेंशियल जनरेट करेगा, और ये फेज पोटेंशियल पोटेशियम के कंसंट्रेशन को सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्रीज कर देता है। सेम इसी तरीके से हम देखें ट्रांजिएंट फेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है
अलग अलग फेज़ में इस डायग्राम के थ्रू हम ये चीज़ देख सकते हैं। और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। देखें जो फेज़ 1 है उसमें ट्रांजिट हो रहा है, पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है और पोटेशियम का इन्फ्लक्स रिटर्न हो रहा है, जिससे जो TMS है वो 0 MV हो रहा है। जो पोटेंशियल जनरेट होना चाहिए वो पोटेंशियल जनरेट 0 MV हो रहा है। सेकंड फेज़ में या सेकंड स्टेज में इन्फ्लक्स हो रहा है कैल्शियम का थ्रू, लाइपेज के थ्रू कैल्शियम आयन का जो है चैनल के अंदर इलेक्ट्रिकल बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, जिससे पोटेशियम इन्फ्लक्स हो रहा है और जिससे जो हो रहा है पोटेशियम रेक्टिफायर जो चैनल है उसको उसके टाइम इन्फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा है। स्टेज 3 में कैल्शियम चैनल जो है वो डिले हो रहा है, रेक्टिफाई नहीं कर रहा है पोटेशियम चैनल को, जिस वजह से जो TMS है वो ओपन अप हो रहा है और ये -19 MV पोटेंशियल पे ये प्रोसेस जनरेट हो रही है। जहाँ तक फेज़ 0 की बात करें तो रैपिड सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, जिससे सोडियम आयन चैनल फास्टली ओपन होने लग जाते हैं। और फेज़ 4 जब हम उस साइड में चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सोडियम प्लस आयन और कैल्शियम प्लस आयन का जो चैनल है वो क्लोज हो रहा है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन जो है वो चैनल को ओपन आउट करने का प्रोसेस कर रहा है, जिससे TMS स्टेबल हो रहा है और वो -90 MV पे सेट हो रहा है। सो ये एक डायग्रामेटिकली या एक जिसे बोले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट फेजेस का, जो एरिथमिक कंडीशंस या एंटी एरिथमिक कंडीशंस के लिए डिनोट करता है। अब हम बात करें एंटी एरिथमिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन की। हम इस पार्ट 1 में एंटी एरिथमिक एजेंट्स के मैक्सिमम पार्ट को डिस्कस करेंगे, पर कुछ जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट होगा, रिमेनिंग जो कुछ सेशन होगा उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। सो वीडियो की लेंथ को थोड़ा कम करने के लिए हम एंटी एरिथमिक एजेंट्स के भी 2 पार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। सो अब आ जाते हैं हम एंटी एरिथमिक एजेंट्स पे। बेसिकली एंटी एरिथमिक ड्रग वो हैं जो बेसिकली 4 कैटेगरी में हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इनका जो डिवाइडेशन होता है वो कार्डियक एक्शन एंड पोटेंशियल जो ये जनरेट करते हैं उस आधार पे, और उनकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो वो हार्ट में प्रोड्यूस करते हैं, उस बेसिस पे हम एंटी एरिथमिक एजेंट्स को डिफरेंट टाइप्स की 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। क्लास 1 के 3 सब टाइप है, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। ठीक है, इस तरीके से 4 क्लासेस होती है, लेकिन क्लास 1 के 3 सब टाइप होते हैं। सो पहली क्लास जिसको क्लास A बोला जाता है, क्लास 1 बोला जाता है, इस क्लास को बोला जाता है मेम्ब्रेन डिप्रेसिंग एजेंट्स, और ये बेसिकली सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। सो क्लास 1 जो एंटी एरिथमिक एजेंट्स का है उसे बोला जाता है मेम्ब्रेन डिप्रेसिंग एजेंट, डिप्रेशन ड्रग्स। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं और ये 3 तरह के होते हैं। पहला फर्स्ट A, फर्स्ट B एंड फर्स्ट C। जो फर्स्ट A ड्रग है उनके एग्जाम्पल है क्यूनिडीन, प्रोक्सिनामाइड और डाइसोपायरामाइड। जहाँ तक बात करें 1B की, इसके एग्जाम्पल है लिडोकेन, फिनोटोइन, टोकामाइड और मैक्सिलेटेन। और 1C के एग्जाम्पल है एनेसामाइड, लोकामाइड एंड मोरिसाजिन। और जहाँ तक क्लास सेकंड की बात है, क्लास सेकंड्स के एग्जाम्पल है पैरा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, एग्जाम्पल प्रोपेनेनॉल। क्लास थर्ड का जो एग्जाम्पल है उस क्लास को बोला जाता है रिपोलराइजिंग प्रोलोंगेशन। ठीक है, ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करती है ये ड्रग। एग्जाम्पल है एमिडोरोन और ब्रिटाइलेम और सोटेलोल। और फोर्थ क्लास है जिसे क्लास 4 बोला जाता है, इसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है वेरापामिल और डिलेटाजेन। सो ये दिस आर द 4 क्लासेस जो क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना है। इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि क्लास 1 की ड्रग जो रहेगी उसे मेम्ब्रेन डिप्रेशन ड्रग बोलेंगे, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी। क्लास 2 की या क्लास सेकंड की जो ड्रग रहेगी उसे पैरा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स बोलेंगे, जो एड्रेनर्जिक पैरा पोजीशन पे एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रोड्यूस करके एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। क्लास 3 जो ड्रग रहेगी वो रिपोलराइजेशन कॉज करेगी। रिपोलराइजेशन प्रोलॉन्गेशन जो ड्रग होती है वो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके रिपोलराइजेशन परफॉर्म करेगी। एंड क्लास 4 जो ड्रग रहेगी वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहेगी, जिनके एग्जाम्पल वेरापामिल और
डिलीटेजम रहते हैं। सो ये एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हो गया जो फार्माकोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन है। मेडिसिनल बेस्ड क्लासिफिकेशन में हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इन पर्टिकुलर क्लास के, इंडिविजुअल क्लास के, एंड देन वी विल डिस्कस ईच एंड इंडिविजुअल ड्रग्स ऑफ ईच क्लास एंड एक्सप्लेन एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ड्रग। सो लेट्स स्टार्ट। पहली क्लास की ड्रग जिसे हमने बोला क्लास 1 मेम्ब्रेन डिप्रेशन ड्रग, जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है। ये जो ड्रग होती है, इस क्लास की जो ड्रग होती है वो सोडियम चैनल के साथ क्या करती है, सोडियम चैनल के साथ इंटरफेयर करती है और डीपोलराइजेशन कॉज करती है, जिससे मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्ली हो पाए। इस क्लास के ड्रग में ये माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि ये इस क्लास की ड्रग जो होती है वो सोडियम चैनल के साथ बाइंड हो जाती है और सोडियम के कंडक्शन को ब्लॉक कर देती है इस सोडियम के साथ बाउंड होके इस पर्टिकुलर क्लास की ड्रग। सो इस तरीके से सोडियम चैनल को बॉन्ड बाइंड करके और प्रिवेंट करने का काम करती है सोडियम के कंसंट्रेशन को सेल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्लास 1 जो ड्रग होती है वो एरिथमेटिक ड्रग जो होती है वो इसके एक्शंस के या ये जो डिसोसिएशन होता है सोडियम आयन के साथ इन ड्रग्स का, उस डिसोसिएशन के आधार पे क्लास 1 की जो ड्रग होती है वो लोकल एनेस्थेटिक एंड एंटी एरिथमिक टाइप्स की ड्रग होती है एंड दे विल बी पीएच डिपेंडेंट ड्रग्स होती है कि हर ड्रग जो है पीएच के कंसंट्रेशन या पीएच की वैल्यू के आधार पे डिफरेंट वर्क करती है। ये हो गई पहली चैनल की बात। अब पहले चैनल के 3 जो सब टाइप है उनके बारे में जहाँ तक बात करें, क्लास 1A जो होता है, इस क्लास 1A में जैसे हमने पिछले सेकंड लास्ट पीपीटी में डिस्कस किया था, क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड जो है इस क्लास की ड्रग है और ये इंटरमीडिएट रेट ऑफ डिसोसिएशन करती है सोडियम चैनल का। क्लास 1A की ड्रग जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे डिसोसिएशन करती है सोडियम चैनल का। जो क्लास 1B की जो ड्रग है और जिनके एग्जांपल लिडोकेन और टोकेनाइड है एंड मेक्सिलेसिटेन है, ये डिसोसिएट रैपिडली करती है सोडियम चैनल को। फर्स्ट क्लास की ड्रग इंटरमीडिएट कर रही थी, ये रैपिडली करेगी सोडियम चैनल को, जिससे क्या होगी, सोडियम की पोटेंसी कम हो जाएगी और सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे। इस तरह की जो ड्रग होती है क्लास 1B की जो ड्रग है ये थोड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और इसका पोटेंशियल ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत कम चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू क्लास 1A ड्रग के। क्लास 1C जो ड्रग है उसके एग्जांपल इकेनाइड और लोरकेनाइड है एंड मिरोजेकेन है। ये मोस्ट पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास 1B एंड क्लास 1A की तुलना में क्लास 1C जो ड्रग होती है वो मोस्ट पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। ये ड्रग स्लोली डिसोसिएट करती है सोडियम चैनल को, जिससे जो कंडक्शन टाइम जो होता है इम्पल्स जनरेट का हार्ट रेट में वो भी स्लो डाउन हो जाता है। सो इस तरीके से ये क्लास 1 और क्लास 1 से जुड़ी हुई 3 डिफरेंट क्लासेस के ड्रग्स के बारे में जनरल डिस्कशन हो गया। अब क्लास 1 और 1A की पहली जो ड्रग है जिसको हम बोलते हैं क्यूनिडीन सल्फेट, ये क्यूनिडीन सल्फेट का स्ट्रक्चर, क्यूनिडीन सल्फेट के स्ट्रक्चर में सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं। जहाँ तक IUPAC नाम की बात है, 5-ethyl 1 एजिबोसाइक्लिल 2,2,2 ऑक्टेन 2YL 6 मिथोऑक्सीक्यूनोल मेथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड, इस क्यूनिडीन सल्फेट डेरिवेटिव्स का IUPAC नेम होता है। मोड ऑफ एक्शन की जहाँ तक बात है वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं पर फिर भी इंडिविजुअली डिस्कस कर ले। रिड्यूस सोडियम करंट बाय बाइंडिंग द ओपन आयन चैनल, ये रिड्यूस कर देते हैं सोडियम करंट को, ये डिक्रीज कर देते हैं सोडियम की एंट्री को मायोकार्डियल सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से 4th फेज में डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन शिफ्ट होता है और इंटरसेलुलर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होता है जो 0 हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो पेसमेकर या टिश्यूज़ होते हैं वो ऑटोमेटिकली इकोप्टिक फोकाई और लेज़र एक्सटेंस में रिड्यूस इम्पल्स को फॉर्म करते हैं। ऐसे नोट क्या करता है, इस रिजल्ट को
रीड आउट करता है और ये रिजल्ट ब्रेडिकार्डिया के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। सो स्पाइक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और ये जो क्विनेडिन सल्फेट होते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो होती है पैसिव इन्फ्लक्स के सोडियम की, उसको ये डिक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से क्या होती है प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है और फेज ज़ीरो में डिपोलराइजेशन होने लग जाता है, जिससे कंडक्टिविटी या वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और QRS कॉम्प्लेक्स जो फेज है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू क्विनेडिन सल्फेट क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल्स को बढ़ा देता है और इस वजह से क्या होता है QT इंटरवल का टाइम, Q से T इंटरवल फेज का टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इस टाइम के इंक्रीज होने की वजह से इम्पल्स रेट जो है वो नॉर्मली जनरेट हो जाता है। सो ये रही बात मोड ऑफ एक्शंस की क्विनेडिन सल्फेट्स की। अब बात करें मेटाबॉलिज्म की। प्राइमरीली लीवर में हाइड्रोक्सिलेशंस के थ्रू स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होता है लीवर के थ्रू क्विनेडिन हाइड्रोसल्फाइड। इसके अलावा इसका मेटाबोलाइट्स जो होता है वो हाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव में होता है क्विनेडिन रिंग के थ्रू, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्विनेडिन रिंग का ऑक्सीडेशन होता है विनाइल ग्रुप में, और इस तरीके से 1/3 पार्ट जो होता है क्विनेडिन का वो एक्टिवली वर्क करता है और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो 3 हाइड्रोक्सी क्विनेडिन और क्विनेडिन और एन ऑक्साइड फॉर्म में मेटाबोलाइज हो जाता है। जहाँ तक यूज़ की बात है सुपर वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर इकोप्टिक एरिथमिया में यूज़ किया जाता है क्विनेडिन हाइड्रोसल्फेट्स का। इसके अलावा आर्टिरियल और वेंट्रिकुलर पेसमेकर बीट्स को मेंटेन करने के लिए ट्रेकिकार्डिया कंडीशंस में और आर्टीरियर फेल्यूर में और आर्टीरियर फैब्रिक फाइब्रिलेशंस में क्विनेडिन सल्फ्यूरिक एसिड्स का यूज़ होता है। जहाँ तक एडवर्स इफेक्ट की बात है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस पैदा करता है, नासिया, डायरिया और वॉमिटिंग आर कम साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स। अगली जो क्लास है जिसको बोला जाता है प्रोसिनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। IUPAC नेम जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका IUPAC नेम जो है वो पैरा अमीनो N2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल बेंजालमाइड मोनोहाइड्रोक्लोराइड है। मोड ऑफ एक्शन सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, स्टेबलाइज करेगा न्यूरोनल मेम्ब्रेन की न्यूरोनल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करके आयनिक इन्फ्लक्स जनरेट करेगा जो इनिशिएशन करेगा कंडक्शन को और इम्पल्स जनरेट होगी और ये एक तरीके से लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे भी काम करता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेप्रोसिनामाइड हाइड्रोक्लोराइड को लोकल एनेस्थेटिक में। ये मेटाबोलाइज करता है एन एसाइल ट्रांसफरेज को, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है और इस तरीके से ये मेटाबोलाइज हो जाता है एन एसिटाइल प्रोपेन अमाइड में NAPA में और 25% से 50% तक एलिमिनेटेड हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू यूरिन और डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जहाँ तक यूजेस की बात है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइट थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर एरिथमिया एंड एडवर्स इफेक्ट की जहाँ तक बात है तो लम्प सिंड्रोम में एंड एरोमेटिक अमीनो ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को स्लोली मेंटेन करने में ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है लम्प सिंड्रोम्स के फॉर्म में। डाइसोडियम फॉस्फेट डाई डिस्पोरामाइड फॉस्फेट की जहाँ तक बात करें आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट जो रिमेनिंग ड्रग है यहाँ से डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट से हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक जितना भी था एंटी एरिथमिक एजेंट्स का वो कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम डाइसोपायरामाइड फॉस्फेट से रिमेनिंग जितनी भी ड्रग्स है एंटी एरिथमिक ड्रग्स उन ड्रग्स को कवर करके और कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।